गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको गुप्त साम्राज्य के संस्थापक शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताया था और विभिन्न तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कुशलतापूर्वक कर सकें। तो चलिए चलते हैं इस वंश की तरफ जो गुप्त साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पहला है इसमें नाम जो आता है श्रीगुप्त। ये प्रमुख शासक संस्थापक शासक थे गुप्त साम्राज्य के। दूसरे है उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच और तीसरा प्रमुख नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। ये तीन संस्थापक शासक माने जाते हैं, कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। ये गुप्त साम्राज्य है जो मौर्य वंश की भांति एक विशाल साम्राज्य बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्षेत्र मथुरा, दूसरा प्रयाग, ऊपर की तरफ ये अयोध्या और मौर्य साम्राज्य की भांति ही यहाँ पर भी पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की भी राजधानी रही है। तो ये चार क्षेत्र, चार राज्य जो कि गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख सकते हैं, जो कि लगभग लाल कलर में है, इसको गुप्त साम्राज्य का नाम दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य की भांति ही यह दूसरा विशाल साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुआ गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। इसके संस्थापक का नाम देखते हैं, श्रीगुप्त, जिनका नाम है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है। स्मिथ के अनुसार जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में माना जाता है। गुप्त वंश के प्रमुख शासक को महाराज कहा जाता था। ये चार बिंदु आपके सामने आए हैं। इसके संबंध में आप आगे देखिएगा कि श्रीगुप्त के मर्ग शिखावन नामक स्थान पर एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि श्रीगुप्त ने मर्ग शिखावन जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। और प्राप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम का पितामह या दादा भी कहा जाता है। यानी कि जो बाद में शिलालेख प्राप्त हुए उन शिलालेखों में चंद्रगुप्त प्रथम जो श्रीगुप्त थे उनको चंद्रगुप्त प्रथम का पितामह कहा गया। श्रीगुप्त को प्रभावती गुप्त के पूना से प्राप्त ताम्र फलक में आदिराज कहा गया। जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर प्रभावती गुप्त, ये प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। उनका जो विवाह है वो रुद्रदमन के साथ हुआ था और उनके जो ताम्रपत्र थे या ताम्रफलक थे उनमें श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है और उसमें ही लिखा हुआ है कि श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त प्रयाग का शासक था। जो अभी मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के मैप में दिखाया प्रयाग के बारे में, वो क्षेत्र जो था या उसके शासक जो थे वो श्रीगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच गुप्त वंश का द्वितीय शासक था जो श्रीगुप्त का पुत्र तथा गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। उसने 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। गुप्त वंश के इस द्वितीय शासक को भी महाराज कहा जाता था। ये महाराज क्यों कहा जाता था, ये आगे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि गुप्त वंश के ये शासक स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो छोटे छोटे क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों के शासक थे और उन्हीं को वहाँ पर सामंत की भूमिका निभानी पड़ती थी, जहाँ पर उनको महाराज कहा जाता था।
इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि घटोत्कच का शासन मगध के आसपास का क्षेत्र था। जो श्रीगुप्त थे उनका जो क्षेत्र था वो प्रयाग और उसके आसपास का क्षेत्र था, और यहाँ पर जो उनके उत्तराधिकारी थे घटोत्कच, उनका जो क्षेत्र था वह मगध के आसपास का था। और मगध के नाम से आप जान गए होंगे कि मगध एक विशाल साम्राज्य, विशाल राज्य रहा है। इसी प्रकार से घटोत्कच की पत्नी का नाम मधुमती था, जो एक क्षत्रिय परिवार से थी। तो यहाँ पर भी एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो गुप्त साम्राज्यवादी थे या गुप्त शासक थे, उन गुप्त शासकों को इतिहासकारों ने वैश्य भी लिखा है कि वो वैश्य वर्ण से संबंध रखते थे, कुछ ने शूद्र लिखा है और कुछ ने क्षत्रिय लिखा है। तो क्षत्रिय के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उनकी पत्नी थी मधुमती, वो क्षत्रिय परिवार से संबंध रखती थी। तो यहाँ पर खुद जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। इसी प्रकार से घटोत्कच के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासक बना। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ये एक स्वतंत्र शासक थे गुप्त साम्राज्य के। इससे पहले जो शासक रहे वो सामंत के रूप में रहे, छोटे छोटे भागों पर अपना शासन किया करते थे, जहाँ पर उनको महाराज कहा जाता था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो कि एक साहसी, शूरवीर और एक साहसी प्रतापी शासक थे, उन्होंने अपनी उन सीमाओं को आगे बढ़ाया और उन सीमाओं से जहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा किया हुआ था, अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उन क्षेत्रों से उनको निकाल करके दूसरा विशाल साम्राज्य भारतवर्ष पर स्थापित किया। तो ये प्रथम शासक माने जाते हैं, वास्तविक शासक माने जाते हैं, जो गुप्त वंश को जिन्होंने गुप्त वंश को आगे बढ़ाया। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जैसे आपके सामने पहले आ चुका है कि वो मगध का उत्तराधिकारी बना, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो मगध के प्रथम उत्तराधिकारी बने। गुप्त वंश के इस शासक को महाराजा धीराज कहा जाता था, यानी कि एक उपाधि उनको प्राप्त हुई या उन्होंने धारण की, वो थी महाराजा धीराज। और उसको प्राप्त करने का कारण क्या था, यहाँ पे देखिएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, बहुत प्रतापी थे, बहुत साहसी थे। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को और आक्रमणकारियों को इस भारत भूमि से भगाया, उनको हटाया और उनके स्थान पर अपना शासन जो कि गुप्त वंश है या गुप्त साम्राज्य है उसको स्थापित किया। और वहाँ पर यह इतिहास में आता है कि उन्होंने कुषाणों को पराजित करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि कुषाणों पर विजय एवं गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना के साथ ही उसने 319 ईस्वी से गुप्त संवत को चलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि गुप्त संवत को कब से चलाया गया, किसने चलाया। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रथम है जिन्होंने गुप्त संवत को चलाया 319 ईस्वी में। इसी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त संवत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। इसी तरह से गुप्त वंश के शासकों के लक्षवियों के साथ बहुत ही निकट के संबंध है, यानी कि दोस्ताना संबंध है। जिस प्रकार से आज के समय में भारत और अमेरिका का एक बहुत ही घनिष्ठ दोस्ताना संबंध है, इसी प्रकार से गुप्त वंश के जो शासक रहे उनका लक्षवियों के साथ बहुत ही निकट का संबंध रहा, दोस्ताना संबंध रहा। चाहे वो श्रीगुप्त हों उनके साथ भी, चाहे उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हों उनके साथ भी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के काल में कि लक्षवियों के साथ उनका बहुत करीबी संबंध रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर इन संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान की। और यहाँ पर उन्होंने एक अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया इसी के आधार पर कि लक्षवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त किया तथा मगध को भी अपने साम्राज्य का भाग बना लिया, यानी कि जो मगध का जो क्षेत्र था उस समय में उसको भी अपने शासन में शामिल कर लिया। यहाँ पर देखिएगा
कि लक्षव्यों के साथ गुप्त वंश के संबंधों को दर्शाती चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है तथा सिक्कों पर भी लक्षावयम लिखा पाया गया है। तो ये हम यहाँ पर संबंधों को स्पष्ट करते हैं। लक्षव्यों के साथ गुप्त साम्राज्य के जो संबंध थे या गुप्त वंशों के जो संबंध थे वो कितने घनिष्ठ थे। इसी प्रकार ये संबंध कोई यहीं तक समाप्त नहीं हो गए, बल्कि जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और उस साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, उनके जो पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें भी समुद्रगुप्त को लक्षवी दोहित्र कहा गया है। यानी कि वो संबंध केवल वहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये संबंध आगे तक भी बने रहे। चंद्रगुप्त प्रथम ने संभवतः लक्षवियों के सहयोग से एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके समय में मगध मौर्य काल की भांति एक विशाल साम्राज्य बना, जिसकी सीमाएं गंगा के निकट प्रयाग तथा साकेत तक फैली हुई थी, जैसा कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले मैप में दिखाया। यहाँ पर देखिएगा आगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी और कौशल को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया और उसने पाटलिपुत्र को, चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह पाटलिपुत्र जो है पहले से ही प्राचीन काल से ही मौर्य साम्राज्य, उससे पहले से ही वह एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी, ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी, और एक प्राचीन कला और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने भी जो अपनी राजधानी बनाई उसका नाम भी उन्होंने पाटलिपुत्र रखा, या इनकी पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। दूसरी बात है कि गुप्त काल में सिक्कों का चलन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही प्रारंभ किया था। ये सिक्के चलाए थे उसने, और प्राप्त स्वर्ण सिक्कों के जिन्हें निम्न नामों से जाना जाता है उनमें नाम है, यानी कि जो चित्र अंकित किए गए थे सिक्कों के ऊपर, उसी के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और सिक्कों के जो प्रकार थे वो थे चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लक्षवी प्रकार, राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार। तो विद्यार्थियों, ये कुछ तथ्य थे श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, जो इतिहास की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा डीएलएड और बीएड की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा ये लेक्चर है, जिसमें को मैंने अलग अलग तथ्यों के माध्यम से स्लाइड बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है मेरा ये मेहनत और मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।